हाउ फार किसान लीडरशिप विल कीप अवे फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कहना इसका रेफरेंस पॉइंट ये आया है कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो ये कहा गया था ये अपॉलिटिकल रहेगा, इसमें कोई हम लोग दूर रहेंगे इससे, और हम लोग इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। लेकिन बंगाल इलेक्शन में यहां से कुछ लीडर गए और उन लीडर ने जाके वहां बीजेपी हराओ का नारा दिया, किसको जिताओ ये नहीं कहा। फिर अभी हाल के दिनों में आपके जो एक लीडर थे चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, वी मस्ट फाइट इलेक्शंस इन पंजाब, क्योंकि उनके अनुसार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टेस्ट कर लिया गया है, दोनों किसी काम लायक नहीं। राकेश टिकैत जी के भतीजे गौरव टिकैत जी का स्टेटमेंट आ गया कि हम लोग चुनाव लड़ेगी भारतीय किसान यूनियन। अब वो शायद फिर से उन्होंने कहा है कि नहीं लड़ेगी। एक तरफ इस सारे माहौल के बीच में सबसे पहले मैं मेरे साथ प्रोफेसर अजीत झा हैं, मेरे साथ आतमजीत सिंह साहब आप जुड़ गए हैं, और मेरे साथ एपी सिंह साहब हैं। आतमजीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं, और उसका एक प्रमुख कारण यह है कि आप यंग हैं, आप पहले दिन से जुड़े हैं, आपके पास आंकड़े हैं, आप पढ़ते हैं, आप हिंदुस्तान के किसान और बाहर के किसान, यहाँ की पॉलिसी की बात करते हैं। एक व्यवहारिक चेंज कहीं नहीं आया है एटीट्यूड में। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय शुरू में इसको कहा गया था कि ये आढ़तियों का आंदोलन है सरकार द्वारा। फिर 26 जनवरी आई और कुछ लाल किले का वही तो हुआ, ये खालिस्तानियों का है। और अभी हाल में 5 दिन पहले नई जब पार्लियामेंट चल रही है, एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मवाली हैं ये। तो मैंने तो मतलब आप लोगों का कोई सरकार की तरफ से कोई चेंज होते हुए नहीं देखा है। अब दिक्कत यह है कि आपको उम्मीद भी इसी सरकार से, भाई सरकार ही इसका कुछ निर्णय लेगी। आप पॉलिटिकली इसको कैसे हैंडल करेंगे आतमजीत सिंह साहब? नमस्कार आनंदवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं 3 विशेष टिप्पणी करूंगा आपके इस सवाल पे। पहली चीज, आपने बात की कि एक स्लैंडरिंग मैच खेला जा रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच होता है तो इंडिया के कप्तान जो हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर पे स्लैंडर करते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इंडिया के विकेट कीपर पे स्लैंडरिंग करते हैं। तो ये स्लैंडरिंग मैच है जिसमें आपने देखा बीजेपी यूपी ने कैसे एक पोस्टर लगा के कि भैया ये यूपी है, ये लखनऊ है, ये दिल्ली नहीं है, यहाँ आओगे तो धर लिए जाओगे, इस तरीके का मैसेज उन्होंने परसों ट्विटर पे डाला। किसान इन बातों से डरने वाले नहीं। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पार्ट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आंदोलन किसान देश के किसी भी प्रांत में किसी भी जगह कर सकते हैं क्योंकि उनका हक बनता है, तो लखनऊ के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना कि यहाँ हम बैठने नहीं देंगे और करने नहीं देंगे, ये खुद ही दर्शाता है कि किस तरीके से सरकारें जो हैं देश के किसानों को, बेरोजगारों को और अल्पसंख्यकों को किस तरीके से क्रश करने का एक रखती है। अब दूसरी टिप्पणी मैं करूंगा आपके इस प्रोग्राम में इस सारे मामले पे, सवाल पे, जिसमें आपने कहा कि प्रोफेसर अजीत झा ने कहा कि सिंस ये आंदोलन जो है वो 40 संगठनों का मिलके पहले पंजाब से चला, 32 संगठन चले, फिर यहाँ पे और संगठन जुड़े, तो करीब 100-150 संगठनों का ये एक आंदोलन है जिसमें कोई एक आदमी लीड नहीं कर रहा है इसको। तो ये पॉलिटिक्स में जाने की तरफ नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि हमारा कोई राजनीति में जाने का, कोई व्यक्ति विशेष का कोई मंशा नहीं, और ना ही हम करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो ये 3 कानून कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेट्स की सपोर्टेड इस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनको ये वापस ले लें और उस पर डिस्कशन के लिए एक पैनल बना दें जिसपे किसान रेडी है। और एमएसपी पे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, तो मुझे कोई लगता नहीं दिक्कत की उसमें लिख के देने में या लॉ बनाने में कोई आपत्ति होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैसे भी आप ये भी समझते हैं एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, और सेंटर ने ये जो ट्रेड एंड प्रमोशन का लॉ, उसको एग्रीकल्चरल जामा पहना के एग्रीकल्चरल फार्म बिल बना दिया कि उसमें एम्पावरमेंट है, प्रोटेक्शन है। आप भी समझते हो एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन बिचौलियों की है, थर्ड पार्टी की है, स्पॉन्सरशिप्स की है, एग्रीगेटर्स की है, एमएसपी को लेकर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा के असीमत भंडारण की है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं और हम इस बात को समझते भी। तीसरी टिप्पणी मैं आपको जो करूंगा वो वाइडर ऑब्जेक्टिव में ये करूंगा कि जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है वो ऑन इट्स वे आउट लग रही है मुझे, क्योंकि जो वेटेड गवर्नमेंट्स हैं
अगर वही सर्वेलेंस बैठा देंगी ऑपोजिशन लेड गवर्नमेंट्स पे और उनको गिराएंगी एमएलए की खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, तो फिर डेमोक्रेसी रहे कहां पे? मैं अब आपको एक और आंकड़ा दे देता हूं कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 की स्वीडन इंस्टीट्यूट ने नोट करी है कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट इट्स स्टेटस एज अ डेमोक्रेसी। और हमारी रैंकिंग, आप हैरान होंगे, ग्वाटेमाला, हंगरी और सियरा लियोने के कंपैरिजन में है। तो ये हम लोग का जो पतन हुआ है एज अ डेमोक्रेसी, स्लो डेथ, वो क्यों हुआ है? वो प्रेजेंटली फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर हुआ है, माइनॉरिटीज जो इफेक्ट हुई एनआरसी में उसको लेकर हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हुआ है, और जो भी हमारे विक्टिम हैं इस अनकंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स के, जिसको चंद कॉर्पोरेट इस गवर्नमेंट को, सरकार को चलाना चाहते हैं, और टॉप डाउन अप्रोच है। और ये टॉप डाउन अप्रोच ही इस डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। जब तक बॉटम अप्रोच नहीं होगी, जब तक बॉटम से लोग उठ के इस आंदोलन में, क्या इस देश में संविधान को बचाने के लिए खाली ईवीएम मशीन पे बटन दबाना हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाती। हमारी जिम्मेदारी बियॉन्ड इलेक्शन रिजल्ट्स है, हमारी जिम्मेदारी बियॉन्ड मेजॉरिटेरियन रूल है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी अनलॉफुल रूल्स हैं, जिस तरीके से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म के द्वारा करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, और जिस तरीके से ये रीग्रुपिंग हो रही है पोस्ट इलेक्शन, जिसमें स्पाईवेयर मैकेनिज्म के जरिए ऑपोजिशन लेड स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराया जा रहा है अनडेमोक्रेटिक मींस के जरिए, हमको इसको टारगेट करना है। टारगेट सोसाइटी, हमारी जो सरकार है उसको एज अ वेलफेयर स्टेट काम करना चाहिए, ना कि एज अ अथॉरिटेरियन मेजॉरिटेरियन स्टेट। यही ये मैसेज है जो इस किसान आंदोलन से हम इस सरकार को देना चाहते हैं। इसमें इलेक्शन लड़ना ना लड़ना, पॉलिटिक्स का पार्ट बनना ना पटना, बहुत दूर की बात है। पहली बात तो यह है कि इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को और इस देश की कॉमन सिटीजनरी को कैसे बचाया जाए, इस पे विचार होना चाहिए, बजाय इसके कि किसान पॉलिटिक्स में जाएंगे कि ना जाएंगे। मैं उस दृष्टि से, मैं आतंकजीत सिंह साहब आपसे एक और चीज समझना, मतलब आपसे का रिएक्शन चाहूंगा, और आपको बता दूं एक और किस्सा। इसमें से प्रोफेसर झा हैं जो बहुत सीनियर हैं, डॉक्टर संदीप पांडे हैं, ये दो लोग इस चीज को जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के यहाँ एक हम लोगों के साथी थे, अनिल हेगड़े साहब जाके कोका कोला के अगेंस्ट वो देते थे, प्रदर्शन करते थे, रोज गिरफ्तारी देते थे, वो रेल भवन वाले चौराहे पे। और उनको वहां पे वो आती थी जिप्सी, वो बिठा के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाती थी और वहां से वो छोड़ दिए जाते थे। और ये उन्होंने कोई 11-12 साल चलाया और वो गिनीज बुक में आ गए। और कभी कभी ऐसा होता था ये लेट हो गए तो थाने वो फोन ही करता था जिप्सी वाला कि अरे साहब अनिल जी कहाँ रह गए, तो अरे कहते अरे थोड़ा देर हो गई, हम आ रहे हैं, वो कोई नहीं मिला, वो दौड़ते हुए आते थे, फिर वो बिठा। मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि आज आपका 8 महीना हो गया है भाई, सरकार के कान पे जून नहीं रेंग रही है। तो मुझे कभी कभी डर ये लगता है कि वो अनिल हेगड़े के कोका कोला का जो आंदोलन और वो था, ये उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है कि आप बैठे रहिए। देखिए आनंद वर्धन जी, ये जो आंदोलन है ये खाली एक चंद स्टेट का, पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है जो ये सरकार दर्शा रही। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही कि एमएसपी है, रहेगी और मिलेगी, उनका कहने का मतलब था जहां जहां एपीएमसी मंडी विद्यमान है वहां वहां पैसा मिलता रहेगा, आप लोगों को इस आंदोलन को लेकर दिल्ली या उत्तर प्रदेश या मध्य भारत में जाने की जरूरत नहीं। आप इस बात को भी जानते हैं कि बिहार में इन्होंने इसको, आंदोलन को, वहां पे एपीएमसी की मंडियों को वहां खत्म कर दिया। और आज देख लीजिए बिहार में कृषि की क्या हालत, उपज का दाम नहीं मिलता। पहली बात तो उपज नहीं है, 1 बीघा 2 बीघा जमीन में वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या और बेचेगा क्या। उत्तर प्रदेश में भी कहीं किसी हद तक ये कहा गया कि क्रय केंद्रों पे तो किसान जाता ही नहीं है, 3 कुंटल 4 कुंटल गेहूं उसके 2 बीघा जमीन में उगती है, उसकी सेल्फ कंजम्पशन है, और जो बच जाता है वो जाके बनिए को बेच आता है, चाहे 1000 रुपए में बेचे, चाहे 900 में बेचे, 1100 में बेचे। तो एपीएमसी मंडियों का उसका कोई लेना देना नहीं। मैं इस बात से नहीं रखता, क्योंकि उसका रीजन ये है कि क्रय केंद्रों पे अगर दाम नहीं मिलेगा तो यूपी का किसान भी उतना इफेक्ट होगा जितना कि पंजाब और हरियाणा का किसान इफेक्ट होगा। एमएसपी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आज डीजल और पेट्रोल के दामों को आप देखिए, 107 रुपए लीटर पेट्रोल और 101 रुपए डीजल मिल रहा है लीटर। बिजली अधिनियम में इन्होंने 175 रुपए पर हॉर्स पावर का फिक्स चार्ज भी लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी का। और उसके अलावा बीज और खाद थर्ड पार्टी के थ्रू ये जो है बेचेंगे, और वही थर्ड पार्टी इसकी क्वालिटी कंट्रोल भी करेंगे। मतलब जो मेरा कातिल है वही मेरा मुंसिफ है।
वो पहले मुझे खाद बीज बेचेगा और जिसको मैं बीज को डालूंगा, खाद को डालूंगा, फसल उगाऊंगा और उस फसल को उगाने के बाद जो उसका दाम मिलना चाहिए उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक भी मेरे जिम्मे। अगर उसकी क्वालिटी पर्याप्त नहीं पाई जाती तो वो नुकसान भी मेरा है एग्रीगेटर्स की तरफ से। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस सरकार ने ये बिल जब लेके आई थी तो ये कह के लाई थी कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। बिचौलिए तो खत्म हो नहीं रहे, इसमें स्पॉन्सर्ड बिचौलिए आ रहे हैं, बड़े बिचौलिए आ रहे हैं। कोका कोला जैसी कंपनियों वाले, वॉलमार्ट और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं जो किसानों को पहले बीज और खाद देंगे, फिर उन्हीं की सब्सिडरी कंपनी उस क्वालिटीज को चेक करेंगी और उसको रिजेक्ट करेंगी या उस माल के प्राइस को गिराएंगी और तब जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स हैं उसको खरीदेंगे उनकी रिकमेंडेशन पे। तो आप समझ सकते हैं कि एक वचीबद्ध तरीके से ये किसानों को, एग्रीगेट्स को इकट्ठा करके 1 एकड़, 5 एकड़, 2 हेक्टेयर वाले किसानों को 5000 हेक्टेयर के ये एग्रीगेट्स में लाना चाहते हैं। तो मामला बहुत बड़ा है। ये कोका कोला कंपनी का एक आदमी के विरोध का नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का मामला है। ये लोगों को किसानी, अब आप खुद किसान के बेटे हैं, हम किसानी में हैं, आप ये समझ सकते हैं कि इस देश के 70 करोड़ लोगों का काम धंधा, पैसा, बेरोजगारी, लेबर आपके उस पैसे से चलती है। यूपी की बात ले लें, 6,989 रुपए पर कैपिटा इनकम में 5,400 रुपया, सीएसईपी की रिपोर्ट है, 5,400 रुपया जो उसका मनी है वो खाली लेबर से आता है, ना कि किसानी से आता है। तो उसमें मनरेगा भी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट लेबर, उसमें बटाईदार किसान भी हैं, तो कई चीजें आ जाती हैं। तो ये आंदोलन सिर्फ एक स्पेसिफिक किसान का या यूपी या हरियाणा या पंजाब या एपीएमसी मंडी को लेकर नहीं है, ये टोटल एक किसानी को खत्म करके इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करने की एक परियोजना WTO के द्वारा बनाई गई, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाई गई, इस देश के लोकतंत्र पे खतरा है। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पे देशव्यापी कानून नहीं बन जाता, तब तक हम ये WTO और वर्ल्ड WHO ऑर्गेनाइजेशंस के जो हम पे अटैक है हमारे लोकतंत्र संप्रदायता पे, तब तक हम इस पे चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर ये सरकार, जैसे आपने कहा कि जू नहीं रेंगती इनके, तो अगर ये बात नहीं सुनेगी और हठधर्मी पे उतर आएगी तो अगले 3 साल में आप सत्ता परिवर्तन भी देखेंगे। पोलराइजेशन से, कम्युनलाइजेशन से हिंदुस्तान की सरकार नहीं चल सकती। आप इस बात को समझते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का परिवेश बहुत बड़ा है, यहाँ हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान के जितने भी आप समझिए कम्युनिटीज हैं जो इस देश में एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं और इस देश की स्ट्रेंथ बनाती हैं, जो देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक ढांचा है, वो एक WTO के एजेंडे से ध्वस्त नहीं होगा, ना ही वो एक सत्ता विशेष से जो कि कॉर्पोरेट का प्रपोजल सॉल्व कर रही है या उनका मकसद हल कर रही है, उससे भी नहीं होगा। या तो ये सरकार गिरेगी या किसानों की बातें मानी जाएंगी, तीसरा कोई विकल्प है नहीं इस बात पर। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।